हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, प्रोसेस और उसका देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, एंड जो दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, डिमांड फोरकास्टिंग एंड सप्लाई फोरकास्टिंग, तो उसको भी हम इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग is a crucial process that involve identify and addressing the current and future human resource need of an organization। तो एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रॉपरली क्या कर रही है कि करंट एंड फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स कितनी रहनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसके रिलेटेड वो आइडेंटिफाई कर रही है। ठीक है, इट एम टू इंश्योर दैट द राइट पीपल विद द राइट स्किल्स आर अवेलेबल एट अ राइट टाइम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए ऑब्वियसली राइट पीपल, राइट स्किल वाले लोग राइट टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होने चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज a strategic produce that comprise the expected future human resource requirement of an organization and guarantee the presence of the suitable personnel equipped with the necessary skill in the right position at the right टाइम। तो वो एक्चुअल में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रॉपर एक स्ट्रेटजी है कि वो क्या करेगी कि करंट में जो अवेलेबल है, जो करंट में काम कर रहे हैं लोग, उनको उनकी स्किल्स को प्रॉपर वे में एनहांस करना, उनको रिटेन करके रखना, एंड जो फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी उसके रिलेटेड उनको पहले से ही प्लानिंग करके रखना। तो वो सब काम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आ जाएगा। Aligning the workforce with the overall goals and objective of the organization in the purpose of the HRP। तो प्रॉपरली हमारा जो वर्कफोर्स है ह्यूमन रिसोर्स का, उसको प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखना, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का फुलफिल हो पाए। डेफिनेशन लिख लेते हैं। Human resource planning is a process of determining and assuming that the organization will have an adequate number of the qualified person available at a proper time, performing job with meet the need of an enterprise and which provide satisfaction for the individual involved। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रॉपर एक प्रोसेस है जो डिटरमाइन कर रही है या अज्यूम कर रही है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने कितने टाइम में उनको क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट रहेगी, और उनको रहेगी तो वो प्रॉपर टाइम उसको क्या रहेगा, एंड उनको जो अगर वो उनको जॉब मिल रही है तो उनको क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, एंड जो ऑलरेडी इंडिविजुअल अवेलेबल है जो काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर वे में सेटिस्फाई रखना थ्रू द मॉनिटरी वे में या नॉन मॉनिटरी फॉर्म्स में, तो वो प्रॉपर काम HRP में आ जाएगा। It is a process that seeks to ensure that the right number and kind of people will be at a right place at a right time in the future, capable of doing those things that are needed so that organization can continue to achieve its goal। Basically it is process of forecasting, developing, implementing and controlling। तो obviously right number of right kind of people organization में right place पे available हो जाए। ठीक है, तो वही काम HRP का है, forecasting कि फ्यूचर में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, उनको किस तरह से हमें रिक्रूट करना है, किस तरह से उनको जॉब में फिट करना है, एंड किस तरह से हम उनको कंट्रोलिंग करेंगे, वो सभी काम HRP में आ जाएगा। नीड या ऑब्जेक्टिव ऑफ द HRP। First, employment and unemployment situation। So, through in the general, the number of educated unemployment on the rise, there is adequate shortage for the variety of the skill। The emphasize on the need for the more effective recruitment, employment retention। तो आज हम देख ही रहे जो जॉब करने के लिए या तो लोग विलिंग नहीं है, और जो एक्चुअल में प्रॉपर वे में ग्रेजुएट लोग हैं उनको उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। ठीक है, और जॉब मिल रही है तो वो इतनी सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो प्रॉपर बहुत शॉर्टेज हो गया है आजकल। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कवर हो जाएगी कि हाँ एक्चुअल में जो नीडी लोग हैं उनको हम किस तरह से ढूंढें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम उनको फिट करवा पाएँ। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, हाँ आप देख ही रहे हो आजकल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। पहले जो टाइपराइटर वाले लोग थे, ठीक है, तो उनको शिफ्ट होना ही पड़ा कंप्यूटर पे। ठीक है, तो जो टाइपराइटर से कंप्यूटर में शिफ्ट हो गए तो उनके लिए सही रह गया, नहीं तो अगर वो नहीं हुए शिफ्ट, ठीक है, कि हम नहीं कंप्यूटर सीखेंगे तो उनकी जॉब चली गई। तो हमें अभी कंप्यूटर आ गया तो अभी आपको AI सीखना होगा। तो वो सभी वही है कि आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के अनुसार आपको अपना कदम से कदम आपको इस तरह से मिला के चलना ही होगा, नहीं तो आप वहाँ पीछे रह जाओगे। The changes in production technology, marketing method and management techniques have been extensive and rapid। The effect has been profound on the job content and job context। This change have caused problem relating to
redundancies, retention and redeployment. All this suggests that the need to plan manpower need intensively and systematically. तो हमें कौन से लोगों को प्रॉपर वे में हमें जॉब पे रखना है, रिटेन करके रखना है, या फिर जो ऑलरेडी चले गए हैं उनका फिर से किसी तरह से हम अपॉइंट करें कि उनकी स्किल का हमें फ़ायदा हो पाए. तो वो सभी चीज़ें भी यहाँ पे कंसिडर करी जाएगी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में. फिर है स्किल शॉर्टेज. तो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन दैट द लेबर मार्केट इज़ बायर्स मार्केट. ऑर्गेनाइजेशन जनरली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर अ वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिस्ट स्किल्स दैट आर रेयर एंड स्केयर. A problem arises in organization when employees which have such specialized skills leave. ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा बंदा है, जो स्किल वाला है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उसके पास स्किल है, ठीक है, तो वो अगर ड्यू टू एनी रीज़न, इंडिविजुअल रीज़न हो सकता है, जैसे कि कहीं और उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल रीज़न की वजह से वो जॉब छोड़ के जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास स्किल शॉर्टेज हो जाएगी. तो हमें वहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो हमारे पास एक्सेस या तो कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, या तो फिर हमें इस तरह से रिक्रूटमेंट करनी होगी कि वो जगह वो फिल से फुल हो जाए. फिर एक गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, वो भी बहुत होता है ऑर्गेनाइजेशन में. गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें ये सब भी गवर्नमेंट ऑलरेडी डिफाइन करके रहती है कि वर्किंग कंडीशन कैसे होनी चाहिए प्रॉपर वे में. वहाँ पे लोगों को सनलाइट एंड एयर, ये सब चीज़ें, उनको पानी वगैरह ये सब मिलता रहे. आवर्स ऑफ वर्क, वो भी हमें पहले से हो कि 8 घंटे काम करना है. एक्स्ट्रा काम आप कर रहे हो तो उसका ओवर टाइम का वेजेस देना पड़ेगा. तो वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन है. रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, कुछ जगह वुमेन्स अलाउड नहीं है काम करना, कुछ जगह मतलब चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट तो मना ही है. फिर ये सभी चीज़ों को ध्यान रख के गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है वो ध्यान में रख के भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी. फिर है लीड टाइम. द लॉन्ग लीड टाइम इज़ नेसेसरी इन सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय टू हैंडल न्यू नॉलेज एंड स्किल सक्सेसफुल. ठीक है, तो पूरा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है कि हमें प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एम्प्लॉय को इतना हमें अच्छे से ट्रेन करना है कि उसकी वजह से उसको न्यू नॉलेज एंड स्किल एनहांसमेंट उसको हो. तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आएगी. फिर नेक्स्ट है कि रिप्लेसमेंट, जहाँ पे रिप्लेसमेंट कैसे हो सकती है कि कोई जो है वो ओल्ड हो गया है, रिटायर हो गया, या फिर उसका डेथ हो गई है, या फिर फिज़िकली या मेंटली वो मतलब नहीं हो सकता, इनकैपेबल है वो जॉब करने के लिए. तो इस सिचुएशन में उसकी रिप्लेसमेंट में कौन आएगा, उसके लिए भी HRP को तैयार रहना होगा. फिर है लेबर टर्नओवर, कि हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे, विज़िट कर रहे, हमने 12 मंथ में 4 बार गए और चारों बार हमें अलग अलग पूरा लेबर हमें मिल रहे हैं. ठीक है, तो वो सिचुएशन अच्छी नहीं है कि वहाँ पे लेबर टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है. ठीक है, कि क्योंकि देखिए, एक तो पहले तो कहीं पे भी आपको सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और वो टाइम उसको सेट हो रहा है नहीं हो रहा है वो या तो खुद इंडिविजुअल रीज़न की वजह से, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की वो मतलब परेशान होकर वो छोड़ रहा है जॉब. तो वो सब भी मैटर कर रहा है लेबर टर्नओवर में. जैसे कि उस पर कुछ क्या हो सकता है कि सोशल एंड इकोनॉमिकल चीज़ें हो सकती है, या फिर मैरिज हो सकता है. अगर वुमन है तो उसका शादी हो गई तो वो अलग जगह जा रही है. प्रमोशन हो सकता है, या फिर सीजनल एंड साइकिलिकल फ्लक्चुएशन एंड बिजनेस. ठीक है, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो सीजनल बिजनेस कर रहा है, तो महीने के 4 महीने, साल के 4 महीने ही हमें वो लेबर को हम काम दे सकते हैं. बाकी के महीने वो क्या करेगा, तो वो उनको इस तरह से उनको सेटअप करके देना होगा कि जिसकी वजह से वो हमें जब लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो वापस हमारे पास आ जाए. तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके रखनी होगी. फिर है इंक्रीज इन डिमांड. ठीक है, तो किस तरह से कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है लोगों का, तो वो लार्ज अमाउंट में वो डिमांड करे क्वांटिटीज़ की, गुड्स की, सर्विस की. तो वहाँ पे भी हमें रेडी रहना होगा. ठीक है, कि जैसे कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो एक ही फैमिली में एक चीज़ चाहिए होती थी, सिंगल. जैसे कि मतलब एग्जांपल है तो एक गैस स्टव है तो एक ही चाहिए रहता होगा, गैस का बॉटल एक ही चाहिए रहता होगा. लेकिन अगर उसके 2 बेटे हैं तो अब सब सेपरेट हो गए, तो अभी एक फैमिली में एक की जगह और 2 चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए
तो वहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ हो गई, तो हमें उस तरह से भी अपना बिज़नेस को एक्सपांड करने का भी हमें सब चीज़ें देखनी होगी। ऑर्गेनाइजेशन को हर एंगल से सोचना होगा, तो वो भी HRP में आ जाएगा कि अगर लोगों की डिमांड बढ़ रही है तो हम किस तरह से उसको टैकल कर पाएंगे। फिर है सरप्लस मैन पावर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 50 की रिक्वायरमेंट है और 60 काम कर रहे हैं, तो जो 10 एक्सेस है तो उनको हम किस तरह से मेंटेन करके रखें कि अगर फ्यूचर में हमें कभी 60 चाहिए रहेंगे, अभी 10 एक्स्ट्रा नहीं चाहिए लेकिन फ्यूचर में चाहिए रहेंगे, तो वो वापस से हम अगर उनको बुलाए तो वो हमारे पास आए। तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें करके रखनी होगी। फिर प्रोसेस क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, तो ऑब्वियसली पहले तो ये सोचिए प्रोसेस है ना, तो हमें इसी फॉर्म में उसको लेके चलना होगा, क्योंकि प्रोसेस तो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक हमें वही की में चलना होगा। तो फर्स्ट एनवायरनमेंट स्कैनिंग से हमें पता चलेगा, प्रोसेस स्टार्ट एनवायरनमेंट स्कैनिंग से होगी कि हमें आइडेंटिफाई एंड एनालाइज करना है एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जो बाहरी फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे ह्यूमन रिसोर्स को, जैसे कि नीड है, सच एज इकोनॉमिक ट्रेंड है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है या लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है। तो वो सब स्कैनिंग हम करेंगे जो बाहरी चीज़ें हैं, ठीक है, कि बाहर क्या हो रहा है उसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें करना है। फिर है इंटरनल एनालिसिस, फिर बाहर से कर लिया, फिर इंटरनल एनालाइज करना है कि हमें करंट वर्कफोर्स कितना है, इंक्लूडिंग स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड डेमोग्राफिक, ठीक है, कि हमारे पास स्किल कितने हैं, अनस्किल कितने हैं, कौन कहाँ से आ रहा है वो काम करने के लिए, वो सब चीज़ें। फिर अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एक्सिस्टिंग वर्कफोर्स, ठीक है, तो कितने लोगों के पास ऐसे स्किल है, हमें वो देखना होगा कि वो कहीं पे भी सेट हो सकते हैं या फिर उनको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ज़्यादा है। वीकनेस क्या है लोग, ठीक है, कि वो फैमिली ओरिएंटेड है, इमोशनल है, कहीं और उनको नहीं शिफ्ट कर पाएंगे, तो वो सब चीज़ें भी हमें उसको ध्यान रखनी है उसकी इंटरनल एनालिसिस में। फिर है फॉरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड, जैसे कि प्रोजेक्ट फ्यूचर डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल, ग्रोथ प्लान एंड चेंज इन द टेक्नोलॉजिकल मार्केट, ठीक है, फ्यूचर डिमांड के फॉरकास्ट कर सकते हैं कि हमारा जो अभी प्रोडक्ट है, अभी डिमांड इतनी नहीं है लेकिन फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत हाई हो सकती है, तो हमें ग्रोथ प्लान से अकॉर्डिंग भी हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी होगी। फिर है फॉरकास्टिंग फ्यूचर सप्लाई, जहाँ पे एक्सेस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। इंटरनल सोर्स इंक्लूड करंट एम्प्लॉय, वाइल एक्सटर्नल सोर्स में इंक्लूड द रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी। तो ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज में रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी से रिलेटेड एंड इंटरनल सोर्स में हम करंट एम्प्लॉयज़ हमारे वो सब फोरकास्ट हमें करके रखना होगा कि फ्यूचर सप्लाई कितनी रहेगी, ये करंट में हमारे पास कितने अवेलेबल है एंड फ्यूचर में हमें कितने की रिक्वायरमेंट रह सकती है। फिर आइडेंटिफाई द गैप, जहाँ पे कंपेयर द फोरकास्टेड डिमांड एंड सप्लाई, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल गैप इन द वर्कफोर्स, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एरिया और सरप्लस शॉर्टेज। तो मैंने बोला था ना कि 50 की रिक्वायरमेंट है लेकिन यहाँ पे 60 है, तो जो एक्सेस 10 है, या तो ऐसा हो सकता है ना कि 50 की रिक्वायरमेंट है और 40 ही है हमारे पास, तो जो 10 का गैप है हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करें, तो वो भी इसमें ही आ जाएगा डिमांड एंड सप्लाई में, कि डिमांड हमारी कितनी है एंड एक्चुअल में लोग कितने अवेलेबल हैं। फिर डेवलपिंग एक्शन प्लान, जहाँ पे डिवाइस स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द आइडेंटिफाई गैप, दिस में इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग एंड द रिस्ट्रक्चरिंग। तो हमें इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर दिया ना हमने गैप को, ठीक है, ये सीक्वेंस में चल रहा है। देखो फर्स्ट एनवायरनमेंट स्कैनिंग, तो क्या हुआ EIF, तो फर्स्ट EIF एनवायरनमेंट इंटरनल, एंड फिर है फॉरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड FFF। फिर से फॉरकास्टिंग फ्यूचर सप्लाई, यहाँ पे डिमांड आ गई, यहाँ पे क्या था, डिमांड थी, यहाँ पे है सप्लाई। फिर आइडेंटिफाई करा गैप को हमने, फिर हमने लिए अकॉर्डिंग एक्शन, ठीक है, गैप है तो हमें क्या करना है, अगर मेरे पास अभी 40 है, मतलब मेरे पास 40 डिमांड मेरी 50 की है लेकिन अभी 40 है, तो मैं क्या करूँगा, तो वो 10 का गैप कैसे करूँगा, रिक्रूटमेंट करूँगा, ठीक है, या तो फिर मुझे अगर 39-40 से वो काम करवाना है 50 जैसा, तो मैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा डेवलपमेंट के लिए या ऐसा कुछ, तो वो मुझे देखना होगा डेवलपिंग एक्शन प्लान में। फिर है इम्प्लीमेंटेशन, पुट द एक्शन प्लान इनटू द प्रैक्टिस, ठीक है, तो वहाँ पे एक्शन प्लान को प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो इम्प्लीमेंट कर लेंगे। दिस में इंक्लूड द हायरिंग न्यू एम्प्लॉय, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्रेस एंड रिस्ट्रक्चरिंग द एक्सिस्टिंग टीम्स, ठीक है, तो वो न्यू एम्प्लॉय को हायर करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे न्यू एम्प्लॉय के बीच में भी एंड जो एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको भी, एंड रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, ठीक है, एक्सिस्टिंग टीम को तो पोजीशन चेंज हो सकती है क्योंकि न्यू एम्प्लॉय आ रहा है तो पोजीशन में भी चेंज हो जाए। फिर है मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन, continuously monitor the effectiveness of the
ह्यूमन रिसोर्स प्लान, इवेल्यूएट वेदर द ऑर्गेनाइजेशन अचीव द इट्स गोल एंड एडजस्ट द प्लान एज नेसेसरी। फिर हमें इम्प्लीमेंट तो कर दिया, फिर हमें मॉनिटर करके रखना, मॉनिटरिंग बार बार करनी पड़ेगी एंड उसके अकॉर्डिंग हमें इवेल्यूएशन करेंगे कि हमारा जो डिसीज़न था वो सही है कि नहीं, कि लोग हमारा जो गोल है हम उसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा प्लान। तो वो सब चीज़ें एक्चुअल में सब प्रोसेस में चलेगी। तो प्रोसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीक्वेंस में भी पूछ सकता है कि इसके बाद क्या क्या आ सकता है। फिर 2 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है प्रोसेस से रिलेटेड कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस तरह से हो सकती है। तो वो प्रोसेस पूरी 2 टेक्निक्स पे डिपेंड करती है, डिमांड फॉरकास्टिंग एंड सप्लाई फॉरकास्टिंग। तो फर्स्ट देख रहे हैं डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1 बिलियन पीपल मस्ट बी रिस्केल बाय द 2030 टू कॉप द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम देख ही रहे हैं, न्यूज़ में भी सुन रहे हैं कि टेक्नोलॉजी लोगों की जॉब खा जाएगी। ठीक है, कि जो रोबोट्स है तो वो लोगों की जगह ले लेंगे। तो वही है, it is therefore vital for you to implement multiple demand forecasting technique in the HRM, understand this trend. They may predict the future need in the market and improve your recruitment. Additionally, you can also train your existing employee beforehand, such as whether there is a market change they can fit into it. ठीक है, तो हमें या हमारे एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतना ट्रेन करके रखना होगा कि चाहे कितनी भी एडवांसमेंट आ जाए टेक्नोलॉजी में, हमारे जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पे फिट हो जाए। नहीं तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी उनकी जगह ले लेगी। ट्रेंड के मुताबिक हमें चलना है। इन शॉर्ट डिमांड फॉरकास्टिंग रेफर टू द प्रिडिक्टिव एनालिटिकल। तो ये वर्ड ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स that use data and techniques to predict future event. It may predict changes within short to longer time frame and make prepare for challenges in the long term. ठीक है, तो स्टार्टिंग हमें शॉर्ट या लॉन्ग से हो सकती है कि टाइम फ्रेम हम कितना उसको मैनेज करके रखें एंड आफ्टर दैट हमें लॉन्ग रन तक उसको चला के रखना है। The demand forecasting method HRM depend on multiple factors like कौन से फैक्टर डिमांड फोरकास्टिंग में इफेक्ट हो गए, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, फिर है रिप्लेसमेंट नीड, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, एब्सटेंडिज्म, बिजनेस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो ये कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड कौन सा है, ठीक है, कि लोग को स्किल बेस्ड नॉलेज वाले लोगों को हायर कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट नीड है कि कोई है बंदा, उसको रिप्लेस हम किस तरह से कर पा रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू एनी स्किल के बेस पे या फिर पर्सनल किसी रीज़न की वजह से। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारी कितनी बढ़ेगी या घटेगी फ्यूचर में, ठीक है। बिजनेस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का हमारा कोई प्लान है, तो वो सब डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक को हमें लेकर चलना होगा। एब्सटेंटिज्म, ठीक है, कि कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट आउट ऑफ मतलब डिमांड हो सकता है, तो वो सभी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक, तो क्या होगा, इट्स हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिक्ट फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड एनेबल यू टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट योर वर्कफोर्स। ठीक है, हम खुद से अपने वर्कफोर्स से रिलेटेड डिसीजन ले पाए। When you accurately forecast demand in your organization, you can hire a correct number of employee within the proper skill and knowledge. तो ये टेक्निक का नाम क्या है, डिमांड फॉरकास्टिंग। तो हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग कि हम मुझे कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो करंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय को मैं हायर कर पाऊँ स्किल के अकॉर्डिंग, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग। Here are few other reason to demand forecasting HRM. तो estimating a job necessary to produce given quantity to goods or provide certain service। ठीक है, कि हमें पहले से एस्टिमेट हो कि हमारी जॉब किस तरह से प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विस को। फिर है डिटरमाइनिंग द आइडियल वर्क मिक्स ऑफ फॉर फ्यूचर। ठीक है, कि हमें पता हो कि हमारे पास कितना आइडियल वर्क फोर्स रहेगा फ्यूचर में, उसके लिए भी डिमांड फॉरकास्टिंग करनी पड़ेगी। फिर इवेल्यूएट द राइट वर्क फोर्स लेवल अक्रॉस योर ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड अननेसेसरी एम्प्लॉय कॉस्ट। जो लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है हम उनको जॉब से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर राइट वर्क फोर्स लेवल हमें पता चलेगा डिमांड फॉरकास्टिंग में। फिर है रिड्यूस लेबर शॉर्टेज। जब हमें एक्चुअल में 100 लोगों की ज़रूरत है लेकिन हमारे पास 70 ही है, तो 70 से हम कारण नहीं करवा पाएंगे, तो हाँ, उस समय में हम डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक का अगर हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हमारे पास शॉर्टेज कभी नहीं रहेगी लेबर की।
फिर है मॉनिटरिंग और लीगल रिक्वायरमेंट फॉर अ जॉब रिजर्वेशन, ठीक है। तो हमें पता चलता रहेगा डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक की मदद से कि हमें कितना क्या क्या एक्चुअल में मेंटेन करके रखना है जॉब रिजर्वेशन के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, कि ये प्रॉपर कितने सीट्स है, किसके लिए अवेलेबल रखनी है, किस कैटेगरी के लोगों के लिए अवेलेबल रखनी है, तो वो सब चीज़ें हमें डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक से पता चलेगी। तो कौन कौन से टाइप्स है डिमांड फॉरकास्टिंग है, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा आईएमपी है। तो फर्स्ट है एक्टिव डिमांड फॉरकास्टिंग, फिर है एक्सटर्नल मैक्रो, फिर है पैसिव डिमांड, फिर है डेल्फी मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर है मार्केट रिसर्च, फिर इकोनॉमिक ट्रिक्स, सेल्स, इंटरनल डिमांड, ट्रेंड प्रोजेक्शन, एक्सपर्ट ओपिनियन एंड माइक्रो लेवल फॉरकास्टिंग। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है एक्टिव डिमांड फॉरकास्टिंग। तो नाम से पता चल रहा है कि दिस अप्रोच इन्वॉल्व एक्टिवली कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम डिस्टिंक्ट सोर्स ऑफ द एंटिसिपेट फ्यूचर डिमांड, ठीक है। तो फ्यूचर डिमांड में फ्यूचर में हम कितने ह्यूमन रिसोर्स की एक्चुअल में डिमांड कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रॉपर एक्टिवली वो डेटा कलेक्ट कर रही है। इट हेल्प फर्म प्लान टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बाय मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन द करंट मार्केट ट्रेंड एंड कंज्यूमर बिहेवियर। तो वो किससे बेस क्या बना रही है, करंट मार्केट ट्रेंड का एंड कंज्यूमर बिहेवियर। तो हम उससे बेसिस पर वो डिसीजन ले रही है कि एक्चुअल में हमारा जो बिज़नेस है वो किस तरह से फ्यूचर में एक्सपांड हो सकता है, ठीक है। कि हमारे बिजनेस में कंज्यूमर के बिहेवियर है कैसा कि डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, फ्यूचर में भी बढ़ सकती है, मार्केट का ट्रेंड हमारे प्रोडक्ट के हम अकॉर्डिंग ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि हमारा डिमांड ज़्यादा ही रहे हमारे प्रोडक्ट की, तो जैसे डिमांड ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा, तो लोगों की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा। Example, online retailer employ actively demand forecasting to dynamically adjust pricing strategy, manage inventory level and tailor marketing campaign based on the real time customer behavior and market trend। तो example क्या है इसमें कि जो ऑनलाइन ट्रेड रिटेलर एम्प्लॉय है जो एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि उनका पता कैसे चल रहा है, रियल टाइम कंज्यूमर बिहेवियर या मार्केट ट्रेंड से उनको तुरंत ही पता चल जा रहा है कि हमें किस तरह से हमारा फ्यूचर में हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में रहेगी। फीचर्स क्या है, डेटा ड्रिवन अप्रोच है कि एक्टिव डिमांड फॉरकास्टिंग रिलाई ऑन द एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट ट्रेंड, एक्सटर्नल फैक्टर टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट फ्यूचर डिमांड। तो फ्यूचर डिमांड को एक्यूरेटली हम किस तरह से मतलब प्रेडिकेट कर पाएंगे, तो वो हिस्टोरिकल डेटा, पास के कुछ डेटा लेंगे, मार्केट ट्रेंड को हम देखते रहेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें अफेक्ट करेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल है या फिर लीगल है या फिर एनवायरनमेंट है, जो भी पेस्टल के अकॉर्डिंग हम बोले पेस्टल, ठीक है, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, लीगल, एनवायरनमेंट, ये सब जो चीज़ें हैं जो डेटा ड्रिवन अप्रोच को हमें ये जो फीचर है वो हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर में एक्चुअल में हमारी डिमांड कैसी रहेगी। फिर है प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, जहाँ पे दिस इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग डिलीवरेबल एक्शन सच एज मार्केटिंग कैंपेन, प्रोडक्ट लॉन्च एंड प्राइसिंग एडजस्टमेंट टू इन्फ्लुएंस द शेप फ्यूचर डिमांड लेवल। तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी में कौन सी चीज़ें होगी, जो एक्टिवली पार्ट ले रहा है, जहाँ पे कि मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू या फिर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किस तरह से हुआ है, प्राइसिंग हम किस तरह से एडजस्ट हो रही है, किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही है मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमारा शेप कैसा होगा फ्यूचर डिमांड में, ठीक है, कि हम ग्रोथ करेंगे या फिर डिमांड हमारा डिक्रीज़ हो जाएगी, तो वो सब स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे आ जाएगी एक्टिव डिमांड फॉरकास्टिंग में। फिर है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, जहाँ पे एक्टिव डिमांड फॉरकास्टिंग ऑफन इंटीग्रेट एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, क्वालिटेटिव मेथड एंड एनहांस प्रिडिक्शन एक्यूरेटली एंड इन्फॉर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन में भी हमें ध्यान रखने होंगे एक्टिव डिमांड फॉरकास्टिंग में कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि मशीन लर्निंग एंड क्वालिटेटिव मेथड को हमें बैलेंस करके चलना है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस लेने हैं। एडवांटेजेस क्या है एक्टिव डिमांड फॉरकास्टिंग का, तो इम्प्रूव एक्यूरेसी बाय एक्टिवली शेपिंग डिमांड एंड कंसिडरिंग डिस्टिंक्ट एक्सटर्नल फैक्टर, एक्टिव डिमांड फॉरकास्टिंग प्रोवाइड मोर प्रिसाइज प्रेडिक्शन, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को साथ में लेके चल रही है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिमांड ने एक्चुअल में हमारी डिमांड किस तरह से रहेगी, वो सभी चीज़ें हमें प्रिसाइज वे में पता चल रही है। फिर इन्फॉर्म decision making, firm can make strategic decision regarding price strategy, inventory management and resource allocation based on real time market condition। तो रियल टाइम मार्केट कंडीशन कैसी है, हमारी एक्चुअल में डिमांड कैसी है मार्केट में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ह्यूमन रिसोर्स को
अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये भी हमारा एक्टिव का इन्फॉर्म डिसीजन हमारा एडवांटेज है। फिर है कॉम्पिटिटिव एज, एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग ऑफर एन एडवांटेज डायनामिक एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट बाय एनेबलिंग बिजनेस टू अडेप्ट स्ट्रेटजीज इफेक्टिवली टू चेंज डिमांड पैटर्न। एडवांटेज में ये भी होगा कि कॉम्पिटिटिव एज, तो कंपटीशन कितना है, डायनेमिक कितना, मतलब पूरे मार्केट में कौन सा फैक्टर है जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, कंपटीशन। तो कंपटीशन को हम किस तरह से टैकल कर पाएंगे, वो भी हमें यहाँ पे स्ट्रेटजी प्रॉपरली हम मेंटेन करके रखेंगे। फिर इसका डिसएडवांटेज भी है कि रिसोर्स इंटेंसिव है, जैसे कि इम्प्लीमेंटिंग एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो हमें ये प्रॉपर प्लानिंग के लिए कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना होगा, तो वो एक डिसएडवांटेज है। फिर है डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, हम इस पूरे में एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे बहुत बार आए हैं, तो हम पूरे के पूरे वहाँ पे डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा है एक्सटर्नल फैक्टर पे, तो वो भी एक इसका डिसएडवांटेज है। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी, एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग इन्वॉल्व मोर इंट्रेंसिक प्रोसेस कंपेयर टू द पैसिव मेथड नेसेसिटिंग कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एनालाइज एंड एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी टू मेंटेन एक्यूरेटली। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि क्योंकि हमें कंटिन्यू मॉनिटर करके रखना होगा कि हमारा कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, ट्रेंड है या हमारा कंपटीशन है, तो उनको प्रॉपर हमें मतलब उस पर एकदम नज़र रख के रखना है, जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें। तो वही है, यहाँ पे एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग में। तो एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग का बेस्ट एग्जांपल तो यही था, ऑनलाइन रिटेलर जो है आजकल जो कर रहे हैं अमेज़ॉन वगैरह से, जो एक्चुअल में ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे वही बिहेवियर है कि क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट ट्रेंड को लेके चल रहे हैं एक्टिव डिमांड में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर को ध्यान में रखा गया है। फीचर वही है, डेटा ड्रिवन अप्रोच, प्रोएक्टिव एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन को लेके चलना है। एडवांटेज तो हमने देखा, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे हमें रियल टाइम मार्केट कंडीशन को देख के चलेंगे, कंपटीशन को ध्यान में रख के। एंड डिसएडवांटेज में वही है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा रिसोर्स इंटेंसिव है एंड डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। तो आई होप से इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बाकी मैंने बहुत सभी चीज़ों को मैंने कवर तो करा ही है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसकी वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो टाइप्स है डिमांड फोरकास्टिंग के, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।